बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सब जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, वेलकम के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आज ही सेशन को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और हम पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सेशन की। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं कुछ इस तरह से। प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के मान क्या होगा। द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। इनमें से इस क्वेश्चन मार्क की जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जगह इनमें से कौन सा वैल्यू आना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखो, ऐसे सवालों को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो हम बैक एंड से सॉल्व करते हैं, यानी हम इसको फ्रंट एंड से सॉल्व नहीं करते हैं, हम इनको बैक एंड से सॉल्व करते हैं। क्योंकि बैक एंड से सॉल्व करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान लिया, तो आप सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1 + 1/1 + x, यानी इस पूरे का वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से। तो क्या, गुड इवनिंग, आई हैव मैथ्स फोबिया। नो डरने की जरूरत नहीं है विशाल, मैथ्स फोबिया दूर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x की गुणा करें तो 1 + x + 1/1 + x, इट विल बिकम 2 + x/1 + x, यानी इस पूरे की जगह ये वैल्यू आ गई। तो इसका वैल्यू क्या बना आगे, 1 + 1/2 + x/1 + x, ये ऊपर चला गया, किसके बराबर है अब 8/5 के। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + x/2 + x = 8/5। इसका एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, 2 + x + 1 + x/2 + x = 8/5। अब इसको सॉल्व करें, 2 और 1 3, तो 3 + 2x/2 + x = 8/5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्हाट यू विल गेट। तो ये 5 × 15 + 10x = 16 + का 8x। इसको इधर भेजे, इसको उधर भेजे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x - का 8x बराबर 16 - का 15, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, 2x = 1 और x = 1/2। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, ऑप्शन नंबर 2 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। तो आपको ऐसे सवाल जब मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप बैक एंड से सॉल्व करना सीखेंगे और नीचे से तरफ से इसको सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट दी इजीली आंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑप्शन रख के पुट करते जो टिपिकल हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन आपको चारों पुट करने पड़ेंगे, देन यू कैन आइडेंटिफाई दी आंसर। एटलीस्ट 3 पहला दूसरा रखना पड़ेगा, तो जो टाइम किलिंग होगा, तो आप सीधा x मान के करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो राइट ऑप्शन था 1/2, एकदम सही जवाब है। एक और सवाल, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। 11.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर या 11 किलोमीटर। सवाल आपके सामने है। हाँ, ऑप्शन करके करने में टाइम लगता है, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। द स्पीड ऑफ वन बोट इन द रिवर इज 20 km/h एंड द स्पीड ऑफ द अनदर बोट इज 23 km/h. बोथ दीज बोट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू ए टाइम. द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 3.5 hours इज वॉट. सब ने सी ऑप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले आप देखो ये होता क्या है। ये एक नदी का किनारा है, यहाँ पर 2 नाव हैं ऐसे। ये नाव जो चलती है वो 20 किलोमीटर, नहीं 1 घंटे में कितनी चली, 20 किलोमीटर। दूसरी नाव 1 घंटे में कितनी चली, 23 किलोमीटर। तो जो ये रिलेटिव स्पीड है, जिसको आप सापेक्ष चाल कहते हैं, सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है कि पूरा घंटा दिया है ना, मेजरमेंट यूनिट घंटा है ना, तो यानी 1 घंटे में उन दोनों के बीच में कितना गैप आ जाएगा। हाँ, वही बता रहा हूँ, देखते रहो। 1 घंटे में उन दोनों के बीच में कितना गैप आ जाएगा। आपने कहा 20 ये था, 23 ये था, तो यानी कितना गैप आया, 3 किलोमीटर का। तो जो सापेक्ष चाल है, जो रिलेटिव स्पीड है, वो क्या होती है, वो जब दोनों नाव 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चलते तो घट जाता है। तो सापेक्ष चाल क्या आई, 23 - का 20, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर वो तय करती हैं, गैप बन जाता है। तो भाई मुझे बताओ 3.5 घंटे में कितना होगा। जब 1 घंटे में 3 किलोमीटर का गैप है, तो 3.5 में कितना हुआ, आपने कहा 3 की गुणा कर दो, 10.5 किलोमीटर का डिफरेंस उनके बीच में हो जाएगा। कितने समय बाद, 3.5 घंटे बाद। क्यों,
क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर मैं उनके बीच की दूरी निकालूं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, टाइम कितना है 3.5, दोनों का मल्टीप्लाई किया यू विल गेट 10.5 किलोमीटर का डिफरेंस उनके बीच में आ जाएगा 3.5 घंटे बाद। राधे राधे, बात समझ में आ गई? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आस्क। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और आपने इस तरह से किया भी है सवाल, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जब एक दिशा में चलती है तो क्या होती है, घटती है, लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, जैसे एक नाव यहाँ से चली, 1 घंटे बाद वो 20 किलोमीटर इधर पहुँची, दूसरी नाव यहाँ से चली, वो 1 घंटे बाद 23 किलोमीटर पहुँची, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना दूरी कवर हुआ इन दोनों के बीच में, गैप कितना बना, आपने कहा 23 + 20 दैट इज़ 43। तो अगर आपसे बोला जाए कि वो दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो सापेक्ष चाल हमेशा क्या होती है, हमेशा जोड़ी जाती हैं। अगर वो अगेंस्ट चलें, विपरीत दिशा में चलेंगे तो जुड़ेगी, और सेम दिशा में चलेंगे तो चाल घटेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ही आसान सवाल था और आपने इसको इजीली मैनेज किया और इजीली समझा। और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें सेशन को लगातार। एक और सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है। एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक यानी क्यूबिकल ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। ब्लॉक की संख्या क्या है? ए सॉलिड एज शोन इन द फिगर एज मेड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स ईच साइड ऑफ विच इज 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ब्लॉक आर, कितने ब्लॉक हैं? 52, 60, 72 या 48? इसमें आपको कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं? एक ब्लॉक जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। यस, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। देखो समझो, अगर मैं एक सतह, ये सतह कितनी है, 1 है, 2 है और 3 सतह है। यहाँ पर एक सतह में कितने ब्लॉक बन रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो एक सतह पर कितने हैं? 5 × 4, तो एक सतह पर 20 है, तो 20 इस पर बनेंगे, 20 इस पर और 20 इस पर, 60 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आप इसका क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? LBH, L × B × H। लंबाई कितनी? 1 2 3 4 5। चौड़ाई कितनी? 1 2 3 4 और ऊंचाई कितनी? 1 2 3। सबकी गुणा कर दें, यू विल गेट 60 इज द राइट आंसर। 72 नहीं होगा, इट्स 60। बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही बचकाना सवाल था, इसको आपने गलत करने की ज़रूरत भी नहीं करनी चाहिए थी आप लोगों को, लेकिन आपने गलत कर दिया है। थोड़ा सा कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 60 सही जवाब है। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 2 वर्गों के परिमाप दिए हैं, एक वर्ग का परिमाप 12 है, दूसरे का 24 है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है, ये आपको बताना है। हाँ, काउंट भी कर लो। हाँ, ऊपर से भी गिन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयुष कहीं से गिन लो, 60 ही आएगा। तो देखो सवाल समझते हैं। ये आपके 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये रहा और एक वर्ग ये रहा। इस वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, परिमाप की बात कर रहे हैं, परिमाप होता है 4 है, इसका कितना है 12 है, इस वाले का 24 है, तो इसका कितना होगा 24। तो इसकी भुजा कितनी बनी? आपने कहा 12/3, तो इसकी एक भुजा 4 की है, इसकी कितनी बनी? आपने कहा 24/4, इसकी भुजा 6 की है। तो ये 2 वर्ग हैं, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, उस दूसरे वाले की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? आपने कहा क्षेत्रफल कितना होता है a²। जब इसकी भुजा 6 है तो कितना हो जाएगा 6 × 36, इसकी भुजा 4, इसका कितना हो जाएगा 4 × 16, है ना? ऐसे तो होगा भाई। इसका कितना हुआ? इसका हुआ 36, सॉरी 3, माफ़ करिएगा, ये 3 है, 4 का डिवाइड करना 3, तो 3 × 3 = 9। क्लियर है? इट्स 9। हाँ, 4 गुना इट्स 9। तो मतलब क्या हुआ? तो इस वाले क्षेत्रफल का 9, इस वाले का 36। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 9 है। डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 4 गुना। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 4 गुना। और सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है?
तो आपको एक एक चीज़ को डिटेल तरीके से समझना है, देन आप उसका आंसर देना है। और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब मुझे बहुत अच्छे से मिलने की उम्मीद और कोशिश जारी रहेगी। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से जवाब देगा। एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? 6L, 3L, 4L या 5L? क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयत की लंबाई L है, उसकी चौड़ाई आपके सामने लिखी हुई है, कितनी है? उसने बोला उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। प्रश्न में क्या कहा? इस आयत का परिमाप क्या होगा? अब उस आयत का परिमाप निकालना है। यदि उसकी लंबाई को तो डबल कर दो और चौड़ाई जितनी है उतनी रखो, तो उसका आप मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होगा। समझने की बात है और कोशिश करेंगे आपका जवाब मुझे अच्छे से मिले और कोई भी गड़बड़बाजी आपकी तरफ से ना हो, और उम्मीद है सवाल आपका अच्छे से आएगा। तो 5 का D बताया जा रहा है, मुझे 5 का D बताने की कोशिश की जा रही है। समझते हैं। देखो ये एक आयत की लंबाई L है। अब समझ, ये आयत है, इसकी लंबाई L थी, इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई की आधी, तो L/2। क्लियर है भाई? L/2 हो गया। ओके। उसने कहा उस आयत का क्षेत्र परिमाप क्या होगा? इसकी लंबाई को डबल कर दे। उसकी लंबाई हमने इतनी कर दी, कितनी कर दी? ये कर दी 2L, और चौड़ाई जितनी थी उतनी रखी। तो ये तो बना नया आयत जिसका वो पूछ रहा है परिमाप, यही हुआ ना, 2L और L/2। अब क्या करें? अब आपको परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 × L + B, यही तो होता है। आप पुट करते हैं तो 2 × L कितना है? 2L है, और B कितना है? L/2 है, यही तो है। चलो करते हैं। इसका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 दूनी 4, 4L + L/2, 2 से 2 कट गया, दैट इज 5L। और सब ने जवाब दिया है बहुत। 3L नहीं होगा ग्रीश, 3L नहीं होगा, इट्स 5L। द राइट ऑप्शन इज 4th ऑप्शन, दैट शुड बी 5L। क्लियर है? उसकी जो परिमाप हो जाएगा वो 5L हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा सवाल? सवाल बहुत बढ़िया है। अगर आप इनको करोगे तो आपको एग्जाम में ज़रूर इस तरह के सवाल मिलेंगे जहां पर आपको ये सवाल करने होंगे और आप इनको इजीली मैनेज भी करोगे। आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, बड़ा आसान सवाल, बचकाना सवाल। 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े किसके बराबर हैं? 11 यूनिट्स, 11 टेंस एंड 11 हंड्रेड्स आर इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 11 इकाई, 11 दहाई, 11 सैकड़े। देखिए आकांक्षा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब देखो 11 इकाई, 11 दहाई और 11 सैकड़े की बात हो रही है, तो भाई 11 इकाई का मतलब 11 × 1, इकाई का मतलब 1 होता है तो 1 की गुणा कर दी। 11 दहाई तो 11 × 10, 11 सैकड़े नहीं 11 × 100, कितना हुआ? ये हुआ 11, ये कितना हुआ? ये हुआ 110, ये कितना हुआ? 1100। 1 2 2 1, राइट ऑप्शन इज सी। इसको तो आसानी से कर लेंगे आप। पैडागॉजी भी ये सेशन में आगे, याद रखिएगा। तो बने रहिएगा सेशन में, जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आती रहे और आप आसानी से प्रश्नों को मुझे जवाब देते रहें। तो एक और प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ एक और सवाल आपको बहुत अच्छे से आने वाला है। क्वेश्चन है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना है? द सम ऑफ लोकल वैल्यू ऑफ 6 इन द गिवन वैल्यू 63,606 में। एक्सप्लेन दोबारा से करें, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई विशाल? देखो बड़ा आसान सवाल था। टूट गया शशि, बड़े तो कल ही टूट गया था, आज खा लिया आलू। तो देखो इसको बात कर रहे हैं ना विशाल, अभी बताता हूँ इसको। विशाल थोड़ा समय दीजिएगा, अभी आपको बताते हैं सवाल को, डोंट वरी। देखो सिंपल, देखो उसने बोला था कि इसकी लंबाई L है, तो मैंने कहा ओके L ये रहा। उसने बोला इसकी चौड़ाई आधी है, तो मैंने इसकी चौड़ाई आधी कर दी L/2। अब उसने सवाल में क्या बोला कि इस आयत का परिमाप बताओ, यदि उसकी लंबाई को डबल कर दिया जाए तो लंबाई 2L हो गई और चौड़ाई जितनी थी उतनी रखी जाए। तो आपको इस आयत का परिमाप निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B, यही तो होता है परिमाप, 2 × L + B। आपने कहा ओके, तो L का वैल्यू कितना था? लंबाई कितनी है? 2L है ना, तो मैंने 2L पुट कर दिया। चौड़ाई L/2 है, मैंने पुट कर दिया।
2 यहाँ पर रखा हमने, इसका एलसीएम में 2 दूनी 4l प्लस l अपॉन 2, 2 से 2 कट गए, 4 और 1 5l आंसर आ गया। ऐसे हुआ है। देखो ऐसे सवालों को करते समय जब लोकल वैल्यू के सवाल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि 63606 हम क्या करेंगे, इकाई के अंक पर तो 6 गुना 1, ये 6 सैकड़े के अंक पर तो 100, ये 10,000 के अंक पर है तो 10,000 की गुना, ऐसे हम करते हैं। तब सवाल को हम सॉल्व करते हैं 600 600 और 60,000। अब इसको जोड़ते हैं तो 60,606 का आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन इतना बड़ा नहीं करना है आपको, हाँ यही है, टाइम यही है ग्रीश, तो इसको इतना बड़ा नहीं करना है। अब आपको अगर सवाल मिले तो क्या करना है, ऐसे करना 63606, अगर वो टोटल पूछे तो आप सिर्फ जिसका पूछा है ना स्थानीय मान उसको रोको, बाकी सबको 0 कर दो। तो 6 का पूछा 6 ऐसे रखा, 3 की जगह 0, 6 का पूछा 6 ऐसे 0 की जगह 0 ही, और ये आंसर है। तो क्या समझ में आया क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सवाल था कि आप जब एलसीएम निकालेंगे, उनका योग निकालेंगे, तो बस उस संख्या को रोकना है जिस संख्या का पूछा है, बाकी सबको 0 कर दो, आपको अपने आप योग मिल जाएगा। देखो इतना आसान था कि ये वाला आसान था, हालांकि ये भी आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आए तो आप इसको ऐसे करेंगे। एक और मनोज सर, आप फुल स्क्रीन होकर क्यों नहीं पढ़ा, अच्छा मुझे खड़ा होना पड़ेगा मनोज, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं कि सामने स्क्रीन पर आकर के। मनोज जी एक्चुअली अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्टूडियो में, इस वजह से मैं फुल स्क्रीन नहीं आ रहा हूँ, बहुत जल्द फुल स्क्रीन आऊँगा आपके सामने दिवाली पर, दिवाली से शुरुआत करूँगा फुल स्क्रीन की, डोंट वरी। ओके, एक और सवाल, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य बताओ कितना होगा। ओ माई गॉड, इतने आसान सवाल कैसे रख दिए मैंने आपको इसमें आज। The value of an orange is 2.5 rupees. What will be the value of 3 dozen oranges? हाँ वेलकम विशाल, वेलकम। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। द वैल्यू ऑफ एन ऑरेंज इज 2.5 रुपीज़। तो वो सिंपल था, देखो भाई 2.5 रुपया है, तो 2.5 रुपये का मतलब 2 रुपये ऐसे लिख दो, 5/2 लिख दो, ये 2.5 लिख दो, बात तो एक ही, 2.5 रुपये तो यही होगा ना। अब 3.5 दर्जन की बात होती है, तो 3 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 वस्तु होते हैं, है ना भाई, 12 3 36, भाई 3.5 दर्जन की बात हो रही है ना, तो 12 3 36, तो ये हो गया, और आधे दर्जन में 6 और हो गए, तो कितना होगा, 42 ऑरेंजेस हो गए। वो 42 संतरों का मूल्य पूछा। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि 42 संतरों का मूल्य पूछा और एक संतरे की कीमत 5/2 रुपये, तो कितना हुआ, आपने कहा 21 दूनी 42, 21 पंजे 105 रुपये। डी इज द राइट ऑप्शन। आसान सवाल हैं, इजीली आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 42 गुणा 2.5, तब भी आपको इतना ही मिलता, 105 रुपये। चॉइस आपकी, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। चलो सवाल है, यदि एक ऑपरेटर प्लस सर्कल को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए कि 4 सर्कल 3 इज इक्वल टू 4 5 6, 5 सर्कल 4 इज इक्वल टू 5 6 7 8, 6 सर्कल 4 इज इक्वल टू 6 7 8 9, तो आपको बताना है n सर्कल 8 का मान क्या होगा। सवाल आपके 0 नहीं है, यहाँ पर 4, इसको XOR ऑपरेटर बोलते हैं वैसे, 4 ऑपरेटर 3 का वैल्यू 4 5 6, 5 ऑपरेटर 4 का वैल्यू 5 6 7 8, 6 ऑपरेटर 4 का वैल्यू 6 7 8 9, तो n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर आपके सामने है, जवाब आपको देने हैं, क्या मिलेंगे ये तो आप बताएंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। 9th का ABCD के रूप में जवाब मिलने की कोशिश स्वीटी ने कहा है C, और यहाँ पर आयुषा ने कहा 8 10 + 1। ठीक है, अब देखो ये एक पैटर्न का सवाल है, और पैटर्न के सवाल हर किसी में आते हैं। तो ये पैटर्न क्या कहता है, अगर 4 को इस ऑपरेटर के साथ इवेल्युएट किया जाता है तो पहले क्या था 4, फिर उसमें +1, फिर उसमें +1, ऐसे तो हो रहा है ना, n n+1 n+2। अब आपने 5 ऑपरेटर 4 का वैल्यू निकाला तो क्या होगा 5, 5 से आगे 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3। ऐसे इसकी बात करते 6 + 4 का, तो 6, 6 + 1, 6 + 2, 6 + 3, वही तो चल रहा है। तो अगर मैं n ऑपरेटर 8 की बात करता हूँ तो मतलब क्या होगा, n n+1, n + 2, n + 3, n + 4,
n+5, n+6 और n+7। देखो 8 टर्म हो गए। देखो 4 लिखा तो 4 बार चला, 1 2 3 4, 3 लिखा तो 3 बार चला, 4 लिखा तो 4 बार चला। यहाँ 8 है तो 8 बार चलेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। अब क्या करें, इन सबको जोड़ दो तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 8n तो ये हो गया, प्लस 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 के साथ 28। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 8n+28, राइट ऑप्शन सी। क्लियर है। तो ऐसे सवालों में जब आप सवाल करेंगे तो बस आपको पैटर्न का याद रखना कि पैटर्न के अकॉर्डिंग वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जिस पैटर्न पर सवाल आपको मिलेगा आप उसी पैटर्न पर आधारित इस सवाल को आसानी से कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक और सवाल आपके पास है, समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़े, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज। यदि 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c इज इक्वल टू 4 6 10 है तो a रेशो b रेशो c का मान इनमें से क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 10:6:7, 7:6:4, 11:10:12 और 15:10:6। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके सामने है। यदि 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c, याद रखना a 1/a 1/b 1/c का रेशो दिया गया है, आपको abc का पूछना है। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम रेशो, इसको बोलते हैं इनवर्स रेशो। ठीक, इसको इनवर्स रेशो भी बोलते हैं। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है। 1/a 1/b और 1/c था। इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू 4 के बराबर था, इसका वैल्यू 6 के बराबर था, इसका वैल्यू 10 के बराबर था। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात करूं, तो मैंने इसको जब इसके इक्विवेलेंट माना तो मैंने क्या काम किया, अगर मैं a का वैल्यू यहाँ से निकालता तो a क्या हो जाएगा, आपने कहा 1/4। मैं यहाँ से b का वैल्यू निकालता तो क्या होगा 1/6। मैं यहाँ से c का वैल्यू निकालता तो क्या होगा 1/10। यही तो होंगे। अब आपने क्या काम किया, अगर मैं a b c का रेशो निकालूं तो a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 1/4 इज टू 1/6 इज टू 1/10। और रेशो तो कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता क्योंकि रेशो तो खुद एक भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट रेशो को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे करते हैं, हम एक एलसीएम लेते हैं। तो 10 6 4 का एलसीएम हमने 60 लिया। अब 4 से डिवाइड करें 15 चौके 60, 6 से डिवाइड करें 10 छंग 60, 10 से डिवाइड करें 10 छंग 60। तो राइट ऑप्शन क्या आया 15:10:6। बस यही इसका सही जवाब है। हाँ, सीटेट का है ज्योति, डोंट वरी। बात समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एंड यू कैन रेज योर क्वेरी, देन आई विल डेफिनेटली हेल्प इट आउट। ट्राई करूँगा कि उसको हेल्प कर पाऊँ। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रखने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से बताएंगे। 500 सेंटीमीटर 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है। 500 मीटर के, 555 मीटर के, 5055 मीटर के या फिर 55 मीटर के। आयुष ने सबको लिख दिया, सबके लिए मैथमेटिक्स है। तो 500 सेंटीमीटर 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर किसके बराबर, ये आपको देखना है। देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 500 सेंटीमीटर 50 मीटर और 5 किलोमीटर किसके बराबर है, तो बहुत इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देखो 500 50 और 5 सबको मीटर में बदलना है तो बदल देते हैं। देखो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 500 में कितने हो गए 5 मीटर, तो ये हो गए 50 मीटर ये हो गए। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5000 मीटर ये हो गए। सबको जोड़ें तो 5000 मीटर इसमें हुए प्लस 50 मीटर ये हुए और 5 मीटर ये हुए, तो कितना हुआ 5055 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगातार जवाब देते रहिएगा। ये मेजरमेंट से क्वेश्चन था, क्योंकि आपको हर बार मेजरमेंट्स यानी परिवर्तन, यूनिट कन्वर्जन, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर, मिलीमीटर डेसीमीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर, ये सब पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हमने इस सवाल को रखा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही जवाब आया। हाँ, मैंने देखा 5 10 और 15 35, ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर कितना है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 10 एंड 35 एंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट मास ब्लॉक
लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर इसको बोल देते हैं, मैं लिख देता हूं। क्या होगा? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 10 and 35 and is a difference of the largest mass block. There is a least common multiplier for what? Let's see. 75, 30, 35 और 65। ओके, तो यहां पर जवाब देखने की कोशिश की जा रही है और सवाल को समझने की कोशिश। अब देखो इसका मतलब क्या है? 5, 10, 35 का सब सार्वगुणज, यानी 5, 10 और 35 का लार्जेस्ट, ओ हाईएस्ट बोलते हैं इसको, इट्स हाईएस्ट। तो इस 35 का एलसीएम कितना हुआ? आपने कहा 70। और 5, 10 और 35 का एचसीएफ कितना हुआ? दैट इज कितना? आपने कहा 5 से तीनों कट जाएंगे, 5। तो इसका एलसीएम 70 है, एचसीएफ 5 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 70 - 5 = 65। और यही तो आंसर था, यही तो आंसर था। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का आंसर आपको मिल गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मास ब्लॉक लिखा लार्जेस्ट, इसको क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूँ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं और इसको बोलते हैं एलसीएम। मैंने लिख भी दिया है। एक और सवाल, किसी दिन सुबह के 6:14 बजे से शाम 8:02 बजे तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी है? देखते हैं। किसी दिन सुबह 6:14 बजे से शाम 8:02 बजे तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी है? 13 घंटे और 48 मिनट, 14 घंटे और 16 मिनट, 2 घंटे और 12 मिनट या 12 घंटे और 16 मिनट? यहां पर मनोहर सबसे तेज आंसर दे रहे हैं। क्या बात है मनोहर, आज तो मनोहर ने पूरा क्षमा बनाया हुआ है और जवाब पर पूरा जोरदार प्रहार कर रहे हैं। वेरी गुड मनोहर। किस दिन सुबह 6:14 बजे से शाम 8:02 बजे तक घंटों और मिनटों की संख्या कितनी है? देखते हैं जवाब। देखो, इस सवाल को करने के लिए आपको बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। 6:14 से दिन के 12 और रात दिन के 12 से शाम को 8:02, ये तो समय दिया है। अब या तो आप ऐसे करो कि सीधा इसमें से इसको घटाओ, इसमें ये जोड़ दो, या फिर सीधा क्या करो, आप रेलवे के टाइम में कन्वर्ट कर लो। तो रेलवे के अकॉर्डिंग टाइम कितना होगा? आपने कहा 20:02। रेलवे के अकॉर्डिंग 20:02 टाइम हो जाएगा ना, क्योंकि रेलवे में पीएम को पीएम नहीं लिखते, 12 ऐड करके लिखते हैं। तो रात को जब 8 बजते हैं तो हमारे 24 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, रेलवे के टाइम के अकॉर्डिंग कितना बजता है? 20 बजते हैं। तो उसने बोला 8:02 तो 20:02 में से 6:14 आपने घटा दिए। जब आपने यहाँ से हासिल लिया तो कितने का आएगा? 60 का, क्योंकि ये घंटा है, ये मिनट है। तो 1 घंटा हासिल है तो 60 मिनट बन गए। तो 60 और 2 62, 62 में से 14 गए तो 48 और 19 में से 6 गए तो 13। तो 13 घंटे 48 मिनट का समय उसको लगेगा। 13 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। आप इसको 12 के फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इसी फॉर्मेट से करना है। आप 12 के फॉर्मेट से कैसे कर सकते थे? तो देखो, यहाँ दिन के 12 बजे, 12 से 6:14 तक का टाइम कितना हुआ? तो आपने 12 में से 6:14 कम कर दिया। हासिल यहाँ से लिए 60 के में से 14 गए तो कितने बचे? 46 और 11 में से 6 गए तो 5 घंटे 46 मिनट का टाइम तो यह हो गया। अब यहाँ पर अगर हम आगे चले तो उसने बोला 8:02, तो रात को 12 से लेकर सुबह 8:02 तक या दोपहर के 12 से लेकर के शाम के 8:02 तक तो 8 घंटे 2 मिनट का टाइम होगा ना पूरा। तो अब दोनों टाइम को जोड़ दो, तो 8 घंटा 2 मिनट और 5 घंटा 46 मिनट, तो कितना हुआ? 48 और ये क्या हुआ? 13। तो 13 घंटे 48 मिनट ऐसे भी है। ऐसे करें चाहे वैसे करें, यू विल गेट दी आंसर। और लाइक करते रहे। लाइक करने के लिए कहना पड़ता है, ये मुझे बड़ा एक अच्छा सा माहौल नहीं लगता कि मुझे लाइक करने के लिए आपसे कहना पड़ता है कि सब लोग लाइक कर दो। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि आप सभी लोग लाइक ज़्यादा करते रहो बिना किसी देरी के और सवालों को लेकर आगे बढ़ते रहो। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखना है आपको।
इसमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं टेट में। रेलवे की सारणी से संबंधित प्रश्न एमपी टेट में भी आएंगे, यूपी टेट में भी आएंगे, सी टेट सब में आएंगे। और ये तो राइट ऑप्शन ऐसा लगता है जैसे आपने याद कर लिया। आकांक्षा क्या बात है, समझो। तो देखो समझने की कोशिश करना है। 3 बस हैं, बस 1, बस 2 और बस 3। अगर मैं बस 1 की बात करता हूँ, बस फर्स्ट, तो कितना हुआ आप देखो, रात के शाम को 9:15 से 19:45 से रात को 24:40 पर बस पहुंची। 24:40 पर बस पहुंची, कितने बजे चली थी? 19:15 पर। तो कितना बचा? 25 और 5। तो इस वाली बस ने 5 घंटे 25 मिनट का टाइम लिया। दूसरे की बात करते हैं, इस वाली बस की। ये 18:10 पर पहुंची, चली कब थी? 12:30 पर। इसने कितना टाइम लिया? 70 में से 30 गए 40 और 17 में से 12 गए तो 5। तो बस 2 ने कितना समय लिया? 5:40। बात करते बस 3 की, वो 21:55 पर पहुंची और चली कब थी? 16:45 पर। तो कितना हुआ? 10 मिनट और 5। तो बस 1 ने कितना टाइम लिया? 5 घंटे 25 मिनट। बस 2 ने कितना टाइम लिया? 5 घंटे 40 मिनट। और बस 3 ने कितना लिया? 5 घंटे 10 मिनट। अब मुझे आप बताओ, इनमें सबसे कम कौन सा ने लिया बस ने? सबसे कम किस में लगा टाइम? आपने कहा सर 5 घंटे 10 मिनट, यानी बस 3 को लगा। तो बस 3 क्या थी? ऑप्शन नंबर 2 पर। तो बस 3 को सबसे कम समय लगा, जबकि सबसे ज़्यादा किसको लगा? बस 2 को, 5 घंटे 40 मिनट। क्लियर है? हाँ ऐसा लगता है मुझे भी। ना वो मैंने टाइम वाले क्वेश्चन कराए थे ना निशा, वो मैंने टाइम वाले क्वेश्चन कराए थे स्पेशली। तो टाइम वाले में आप इनको 2 बार पढ़ चुके हैं। अब ये पूरे प्रैक्टिस सेशन में है, इस वजह से आपको लग रहा है इसको 2 बार पढ़ लिया आपने, है ना। चलो एक और सवाल। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक व्यापारी है, वो अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमा लेता है। तो आपको बताना है इसका, अगर वो 77 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। यानी MRP कितना है? 77 है, और उस पर जो बट्टा दिया गया है, सवाल को ढंग से समझना, अंकित मूल्य उसके जो MRP पर वो 10% का बट्टा देने के बाद भी उस पर 10% का लाभ कमा लेता है। तो 77 रुपये वाली वस्तु का कोई प्रिंट रेट है, तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस निकालना कितना होगा? क्या बात है, बहुत तेजी से आकांक्षा ने कहा है भाई, क्या बात है आकांक्षा। ऐसे नहीं जैसे आपने कर दिया आकांक्षा, ऐसे नहीं होगा जैसे आपने कर दिया ऐसे नहीं है। आपने क्या काम किया? 70 में से पहले 7 कम कर दे, तो 77 में से 7 कम किया तो 70 रुपये, फिर उस पर बट्टा दे दिया 7 रुपये का। तो ये तो आपने 2 बार कैसे घटा दिया? वो तो बट्टा एक बार ही देता है ना, है बट्टा तो एक बार ही देता है ना, 2 बार थोड़ी देता है। चलो समझते हैं सवाल को, ठीक है, समझिएगा। देखो MRP 77 रुपये था वस्तु पर, उस पर दुकानदार क्या करता है? 10% का बट्टा देता है। इन 10% का डिस्काउंट देने पर कितना हो जाएगा? आपने के 7 रुपये 70 पैसे का डिस्काउंट दे देता है। बात समझ में आ रही है? एक व्यापारी था जो किसी 77 रुपये वाली वस्तु पर पहले 10% का बट्टा देता था, डिस्काउंट देता था। तो डिस्काउंट में कितने हुए? 7 रुपये 70 पैसे की छूट कर दी। तो उसे कितने की बेच रहा है वो? 77 माइनस का 7 रुपये 70 पैसे, तो कितना हुआ? आपने कहा 69 रुपये 30 पैसे की। ये बात समझ में आ गई? यानी वो वस्तु जिसको बेचेगा वो 69 रुपये 30 पैसे की बेचेगा, 69 रुपीज़ 30 पैसा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। उसने बोला बट्टा देने के बाद भी वो 10% लाभ कमाता, यानी ये उसका कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो उसमें 10% का लाभ कमा रहा है। 100% की चीज़ पर 10% का लाभ कमा रहा है, यानी ये वैल्यू 110% की है दोस्त। भाई 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी इस वाली वैल्यू पर वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसके लिए तो वो वस्तु 110% पे जा रही है ना अभी भी, हाँ कि ना। यानी 110% का वैल्यू है और पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो 100% का वैल्यू पूछा है आपसे। तो क्या करेंगे? 6930 अपॉन 110, 100 की गुणा मैंने ऐसे कर दी, अभी कर देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। यानी क्या हुआ? 6930 अपॉन 110,
तो 11 छिक्का 66, 3 और 11 तिया 33, 63 रुपये, ऐसे आएगा 63 रुपीज़। बात समझ में आ गई। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 63 रुपीज़ है, जिसको वो 63 का तो उसका प्राइस है, MRP कितना पड़ा है उस पर 77 रुपये। तो दुकानदार इस पर 10% की डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमाता है, तो वो कीमत कितनी है 69 रुपये 30 पैसे। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? ऐसा कोई मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो? इजी सवाल है, क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ए। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो समझ में आया होगा। कोई ऐसा मेरे साथी जिसको समझ में ना आया तो प्लीज़ लेट मी नो। समझ में आ गया है ना भैया सब लोगों को? हाँ कि ना? क्लियर है? ओके, एक और सवाल लेते हैं फिर। 3 सवाल कहाँ चले गए इसमें से? चलो, किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाते हैं। आप किसी भी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष यानी हाइपोथेसिस, परिकल्पना को बोलते हैं हाइपोथेसिस। आप किसी भी थ्योरम की हाइपोथेसिस और उसके कंक्लूजन को आपस में बदल देते हैं, तो इस प्रकार के कथन को क्या कहता है? प्रमेय का विलोम, प्रमेय का प्रतिलोम, प्रमेय का प्रतिधनात्मक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ABCD के रूप में आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। बी, तो इनवर्स ऑफ द थ्योरम, अपोजिट ऑफ द थ्योरम। प्रमेय का प्रतिधनात्मक, नहीं, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द थ्योरम, वो नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूँ, बचपन में आपने बहुत सीखा होगा, सिद्ध करो कि √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसा आता था सवाल कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है आपको। तो हम स्टार्टिंग में आपने किए होंगे पक्के सवाल, तो हम स्टार्टिंग में क्या मानते थे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, इट्स ए रेशनल नंबर, हम ये मानते थे। और हम कहते थे ओके P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, तो √3 इसका स्क्वायर कर देते थे, P² Q² इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, तो P² Q² इज इक्वल टू 3, है ना? ऐसे तो निकालते थे आप लोग। और हम बाद में करते थे ओ माय गॉड, ये तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। हम बाद में क्या कहते थे? क्योंकि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमने जो माना वह गलत है। हम अपने आप को गलत सिद्ध करते थे कि नहीं करते थे? हम अपने आप को गलत सिद्ध कर लेते थे, हमारी परिकल्पना गलत है क्योंकि सही जवाब ये नहीं है, इसलिए √3 इरेशनल नंबर है। तो जो आपने हाइपोथेसिस ली और जो रिजल्ट आया, उनको आपस में बदलने का मतलब क्या था? अपोजिट कर देना। हम मानते तो यस हैं, लेकिन उसको नो कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, प्रमेय का विलोम, नहीं, अपोजिट ऑफ द हाइपोथेसिस। क्लियर है? तो ये आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा कि इसको प्रूफ करो, और हम अपने आप को मानते थे कि माना संख्या ये है, तो हम स्टार्टिंग में उसको गलत मानते थे और बाद में अपने आप को गलत सिद्ध कर देते थे। राइट ऑप्शन क्या है? प्रमेय का विलोम। प्रमेय का इनवर्स जो होता है, इनवर्स इज अदर फॉर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर ये रहा, देखते हैं जवाब आपका नया क्या मिलता है। उम्मीद करते हैं जवाब अच्छा ही मिलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीय की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ पर गणितीयकरण बच्चे की ब्लैंक क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत कर रहा है। शशि, अभी बताता हूं शशि भी बताता हूं, पहले इसको कर लें। ओके, ये तो सबको पता होगा क्योंकि बड़ा है तो बेहतर है। सर जी बचपन से पढ़ते आए हम, सबसे बड़ा सबसे अच्छा होता है, बड़ा है तो बेहतर है, इसलिए सर हम बड़े वाले के साथ जाएंगे, है ना? क्योंकि गणितीकरण का मतलब होता है बच्चा सभी अवधारणाओं को लागू करना, उस प्रश्न में कौन से तरीके लगेंगे, क्या सूत्र लगेंगे, इन सबको जानना ही क्या कहलाता है? गणितीकरण कहलाता है। तो इसमें पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने, अमूर्तता का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के साथ साधनों का विकास करने के लिए हम यहाँ गणितीकरण वज्र का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल एक था, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो सीमित हैं और सीमित लक्ष्य नहीं होते गणित के,
लक्ष्य जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, विस्तृत होते हैं। ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग हायरार्की इज करेक्ट टू डेवलप ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग? और ये हमारे कौन से भैया हैं? ये किसने दिए थे लेवल? वॉन हेले। हमारे वॉन हेले साहब ने ये लेवल दिए थे। मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, या मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन या अनौपचारिक निगमन। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। वॉन हेले के अकॉर्डिंग बताना है। वॉन हेले तो सबने पढ़ा है, वॉन हेले को तो सब जानते हैं आप लोग, अब गड़बड़ क्यों कर रहे हो भाई? ओ माय गॉड। देखो सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन, यानी इसको बोलते हैं मानसिक चित्रण। पहले नंबर पर मानसिक चित्रण आता है। दूसरे नंबर पर आता है विश्लेषण। तीसरे पर आता है अनौपचारिक निगमन, और चौथे पर आता है औपचारिक निगमन, और पांचवें पर आता है रिगड़, दृढ़ता। इस तरह से बालक जो है ज्यामिति समझ को कन्वर्ट करता है। तो वॉन हेले के अकॉर्डिंग टोटल मिलाकर के 5 लेवल हैं, लेवल ऑफ थिंकिंग 5 है, जिसमें से मैंने आपके सामने बता दिए कौन कौन से लेवल आपको समझने हैं। तो यानी सबसे पहले मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन, दूसरा होता है विश्लेषण यानी एनालिसिस, थर्ड वन होता है अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डिडक्शन, और फोर्थ वन होता है फॉर्मल डिडक्शन, और फिफ्थ वन होता है रिगर यानी दृढ़ता। तो इन 5 लेवल के आधार पर बच्चा अपनी ज्यामिति समझ को विकसित करने की कोशिश करता है और चीज़ों को समझता है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा हुआ ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करते रहो भाई, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिससे कि आपको लगातार इस तरह की वीडियो मिलती रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलो, जिससे कि कोई भी क्लास कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।